Welcome to all of you on Civil War Room. Today we are going to start serving, which is an important subject for Rajasthan JN exams. तो सबसे पहला आपका जो इसमें जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल ऑफ सर्विंग। सबसे पहला चैप्टर है आपका जो फंडामेंटल ऑफ सर्विंग। उसके अंदर सबसे पहले आपके जो क्वेश्चंस हैं वो देख लो, और इसकी जो थ्योरी होगी वो आपको क्वेश्चन के साथ साथ मैं पूरी ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन नंबर 1 से 6, 13 से 196, 13 और 196 सॉरी, 230, 231, 267, 268, 287, 293, 294, 303, 312 और 321, 342, 343 और खुरमी में 1 से 22, 38 और 39 ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो इसके अंदर हैं। तो फंडामेंटल ऑफ सर्विंग है। जो फंडामेंटल ऑफ सर्विंग के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो स्केल का है। देखो इसके अंदर एक तो एरर्स वाला पार्ट पढ़ेंगे अपने, एक का जो क्लासिफिकेशन है वो डिस्कस करेंगे और एक स्केल है वो डिस्कस करेंगे। एक तो स्केल, ठीक है, एक फंडामेंटल में एक तो स्केल डिस्कस करेंगे, एक क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे और एक इसके अंदर टाइप्स ऑफ एरर्स हैं वो अपने डिस्कस करेंगे। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट स्केल पूछा है। सबसे पहली बात देखो स्केल क्या होता है। स्केल होता है अपने दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है ग्राउंड पर, उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैप पर अपने एक छोटी दूरी ली जाती है। तो इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी मैप पर डिवाइड बाई इस पर जो दूरी होती है वो आपका स्केल कहलाता है। और स्केल को व्यक्त करने के दो तरीके हैं। या तो आप देखो इसको डायरेक्टली एनालिटिकल मेथड के द्वारा इंडिकेट कर दो, 2 यूनिट का प्रयोग करके, आरएफ का प्रयोग, या ग्राफिकल विधि के द्वारा आप इसको इंडिकेट कर सकते हो। अब जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है, देखो एनालिटिकल विधि में भी दो तरीके होते हैं। या तो आप 2 यूनिट का यूज़ कर लो या फिर आप क्या करो आरएफ। आरएफ क्या होता है, इसको सेम यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दो। सेम यूनिट के अंदर कन्वर्ट करोगे 1 सेंटीमीटर बटे 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मीटर को अपने कन्वर्ट करोगे तो 10 इंटू 100 सेंटीमीटर मतलब 1/1000। तो ये एक जो भिन्न संख्या आई है ये 1/1000, इसके अंदर कोई यूनिट नहीं है। आप कोई सी भी यूनिट अपने हिसाब से ले सकते हो क्योंकि विदाउट एनी यूनिट है ये। एक का मतलब 1000, मैप का एक, ग्राउंड का 1000 इंडिकेटर, तो इसको आरएफ बोलते हैं। स्केल छोटे बड़े की बात करें, देखो अगर एक मैं 1/10 लेता हूँ और 1/100 लेता हूँ, 1/10 लेता हूँ और 1/100 लेता हूँ, अपने को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बड़ा है। बड़ा स्केल ये नहीं है बल्कि ये छोटा है क्योंकि इसकी वैल्यू 0.1 है और इसकी वैल्यू 0.01 है। तो आपका ये स्केल बड़ा है। जिसका हर छोटा होता है वो स्केल सबसे बड़ा होता है। तो अपने जो चारों स्केल दे रखे हैं उनके आरएफ ज्ञात कर लेंगे और आरएफ ज्ञात करने के बाद जिसका हर सबसे छोटा होगा वही स्केल सबसे बड़ा होगा। तो पहला आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर। इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो 1 सेंटीमीटर 50 इंटू 100 तो 1/5000 आ गया ये। दूसरा आपको दे रखा है 1/42000। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 ये आ गया। तीसरे का डायरेक्ट ही दे रखा है 3 लाख आरएफ के रूप में। चौथे में वो कन्वर्ट करोगे अगर आप 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर, इसको कन्वर्ट करोगे तो 1/50 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और इसके बाद 100। तो काफ़ी बड़ी संख्या, देखो आप देख रहे हो ये काफ़ी बड़ी संख्या आ रही है, ये भी काफ़ी बड़ी संख्या है, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये सबसे छोटी है। तो जो संख्या सबसे छोटी हो, जिसका हर है वो सबसे छोटा हो, वो आपका सबसे बड़ा स्केल होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर। तो पहला आंसर आपका ए आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, इफ द प्रोबेबल एरर इन द सिंगल ऑब्जर्वेशन इज ±0.04 मीटर एंड दैट ऑफ मीन इज ±0.01 मीटर, देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर। तो देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करना है। मोस्ट प्रोबेबल एरर की बात करें, देखो बहुत सारे, जैसे मान लो 6 ऑब्जर्वेशन ले लिए। एक कौन है, कौन को मान लो एक थर्डोलाइट से आपने 6 बार माप लिया। अपने क्या करते हैं फिर उसकी एवरेज वैल्यू है, मीन वैल्यू है, वो ले लेते हैं। तो देखो हर वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू का तो अपने को पता ही नहीं लगता। तो हर वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ एरर है, मोस्ट प्रोबेबल एरर है। तो मोस्ट प्रोबेबल एरर सिंगल ऑब्जर्वेशन में कितनी है आपकी, एक तो जैसे मान लो ये सिंगल ऑब्जर्वेशन है सारे, सिंगल ऑब्जर्वेशन में कितनी एरर है, एक तो ये होता है। एक आपका जो मीन है, जो मीन वैल्यू सबकी, तो इसके अंदर देखो आपकी एरर कम होगी क्योंकि मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू में एरर होगी वो कम होगी। तो मीन में एरर कम होगी, सिंगल में ज़्यादा होगी। और इसके अंदर रिलेशनशिप होती है
ई एम इज इक्वल टू ई एस अपॉन अंडर रूट एन। ये फॉर्मूला बेसिकली याद रखना आपको, इस बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, उनमें से जो मीन वैल्यू है उसके अंदर प्रोबेबल एरर, और सिंगल में जो सिंगल ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर जो एरर है वो आपका ई एस है। तो यहाँ पे इसने दे रखा है इफ प्रोबेबल एरर इन द सिंगल ऑब्जर्वेशन, सिंगल में तो दे रखा है प्लस माइनस 0.4, और मीन में जो दे रखा है वो दे रखा है इसने प्लस माइनस 0.01। ठीक है, आप n बराबर कैलकुलेट करोगे तो 16 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड टू, तो एक्सीडेंटल एरर्स ओनली, कम्युलेटिव एरर्स ओनली, बोथ एक्सीडेंटल एंड कम्युलेटिव एरर्स, और उसके बाद है नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले देखो एरर्स के बारे में अपने को जानना जरूरी है। एरर्स की बात करें तो एरर्स 3 टाइप की होती हैं। एक तो आपकी मिस्टेक्स हो गई, दूसरी आपकी सिस्टेमेटिक एरर्स हो गई, और तीसरी आपकी एक्सीडेंटल एरर्स हो गई। इसके अंदर जो एरर्स आती हैं 3 टाइप की होगी आपकी। ये मिस्टेक्स जो होती है, मिस्टेक्स देखो आप जब वर्क कर रहे हो तो जो ऑब्जर्वर है वो या तो ध्यान नहीं दे रहा, इन अटेंशन, या सावधानी नहीं बरत रहा काम करने में, केयरलेसनेस, कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ ऑब्जर्वर, माइंड के अंदर कंफ्यूजन है, ढंग से कोई डेटा है वो क्लियर नहीं है। तो इस तरह से ध्यान नहीं देना, केयरलेस है, सावधानी बरतना, कंफ्यूजन होना माइंड के अंदर, या ठीक है अब उसको एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंस काम करने का, या मान लो जो जिस पर सर्वे कर रहा है, जैसे थोड़ोलाइट है, थोड़ोलाइट का उसको पता नहीं है कि हाँ इसमें वर्टिकल एंगल कैसे मापते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीज़न हैं जो एक तरह से एरर नहीं मान सकते बल्कि अपनी गलती मानी जाती है। तो इस प्रकार के जो ये रीज़न है जो अपनी लापरवाही की वजह से आती हैं, या अपनों को ज्ञान नहीं है, अपने जानबूझ के कर रहे हैं एक तरह से वो मानो कि, तो वो कहलाती हैं आपकी मिस्टेक्स। और इसके बाद देखो दूसरी है आपकी सिस्टेमेटिक एरर्स। सिस्टेमेटिक एरर्स की बात करोगे तो देखो सिस्टम, जो सिस्टम को फॉलो करती है, जो सिस्टम को फॉलो करती है, सिस्टम को फॉलो करने का मतलब जो किसी भौतिक या गणितीय नियम को पालन करती हैं, जिसका अपने फॉर्मूला बना सकते हैं, मतलब ऐसी त्रुटियां जो सेम परिस्थितियों के अधीन सेम साइज और सेम साइन की रहती हैं। मतलब अगर एक जैसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी जाए मेजरमेंट के दौरान, मान लो आज मेजर कर रहे हो और कल मेजर कर रहे हो, आपका टेम्परेचर सेम है, मान लो पुल लगाया वो बराबर लगाया, आंधी वांधी कल भी नहीं चल रही थी आज भी नहीं चल रही थी, मान लो दोनों बराबर है, और फिर भी आपने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मापी, तो दोनों स्थितियों में आप मेजर करोगे तो वो एरर एक ही प्लस आई है पहले दिन तो दूसरे दिन भी प्लस आएगी, पहले दिन अगर +2 आई तो दूसरे दिन भी +2 ही आएगी। तो क्योंकि वो देखो एक रूल को फॉलो कर रही है, तो ऐसी एरर्स होती हैं वो सिस्टेमेटिक एरर्स है वो कहलाती हैं, और ये किसी मैथमेटिकल रूल को फॉलो करती हैं। और ऐसी एरर्स होती हैं अगर इनको सही ना किया जाए, अगर ये प्लस है तो प्लस 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 करते करते ये जुड़ती जाएगी, जुड़ती हो जाएगी और लास्ट में अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। तो जुड़ना मतलब इकट्ठे होते जाना, इसलिए इसको कम्युलेटिव एरर्स भी कहा जाता है, कम्युलेटिव एरर्स भी कहा जाता है। एक्सीडेंटल एरर्स वो होती हैं, देखो आपने क्या किया, कोई भी मिस्टेक नहीं की और कोई सी भी सिस्टेमेटिक एरर नहीं है, आप मेजरमेंट ले रहे हो और मेजरमेंट में ना तो कोई सिस्टेमेटिक एरर है, ठीक है, और ना ही आपका उसके अंदर कोई मिस्टेक कर रहे हो आप, उसके बावजूद भी आप बार बार मेजरमेंट ले रहे हो तो हर बार वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है। तो वैल्यू में डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है ऐसा, तो वो अपने ऑब्जर्वर के कंट्रोल से बाहर होता है, उसको अपने समझ नहीं सकते। ऐसी त्रुटियाँ जो सिस्टेमेटिक एरर्स और मिस्टेक्स को हटाने के बावजूद भी रह जाती हैं और जो अपने ऑब्जर्वर के कंट्रोल से मतलब परे के जो कारण होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होता है जो, और उसको अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, पता नहीं लगता, कभी प्लस आ जाती कभी माइनस आ जाती, कभी प्लस कभी माइनस, और लास्ट में क्या होता है प्लस माइनस इस तरह से आती है वो, ठीक है। तो प्लस माइनस आती है तो ये ऑल ओवर इसका जो इफेक्ट होता है वो 0 होता है, ये मतलब जुड़ती नहीं है, इसलिए इनको कंपनसेटिंग एरर भी कहा जाता है। कंपनसेट का मतलब होता है समकारी, मतलब जितना प्लस उतना ही माइनस,
और जिस चीज़ का देखो पता नहीं लगता उसके लिए अपने क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो लगाई जाती है। प्रायिकता का सिद्धांत लगा के देखते हैं कि कितनी बार है वो, कौन सी एरर है, जैसे +2 की एरर कितनी बार आ रही है, -2 की एरर कितनी बार आ रही है, +1 की एरर कितनी बार आ रही है, -1 की एरर कितनी बार आ रही है। तो इस प्रकार की एरर को समझने के लिए अपने थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो लगाई जाती है। और यही अपना क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड टू, जिस चीज़ का पता नहीं लगे उसके लिए अपने क्या करते हैं, सिक्का ही तो उछालते हैं। वही बात है यहाँ पे भी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका एक्सीडेंटल एरर्स ओनली, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, A survey is conducted with a view to prepare the map of an area to scale of 1:1000. If the scale with list count of 0.1 mm is used for plotting, what would be the accuracy in the length measurement in the field? देखो पहली बात तो इस वर्डिंग लिखी है कि लिस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm, ये आपका प्लॉटिंग का लिस्ट काउंट है। प्लॉटिंग का लिस्ट काउंट का मतलब पता क्या होता है कि 0.1 mm की जो डिस्टेंस है ना, वो 0.1 mm यही केवल मैप पर प्लॉट की जा सकती है और इसी को ही पढ़ा जा सकता है। इससे छोटी दूरी को अपने मैप पर प्लॉट नहीं किया जा सकता। आपका जो स्केल आप यूज़ कर रहे हो उस स्केल के अंदर मिनिमम जो सबसे छोटी दूरी है ना, वो यही पढ़ सकते हैं। इससे छोटी दूरी आप इस पर प्लॉट भी नहीं कर सकते, पढ़ भी नहीं सकते। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राउंड की दूरी होगी वही उसमें एक्यूरेसी कहलाई, क्योंकि देखो उससे छोटी दूरी को तो मैप पर प्लॉट ही नहीं किया जा सकता। मैप पर जो ग्राउंड की मिनिमम छोटी से छोटी दूरी प्लॉट की जा सकती है वही एक्यूरेसी कहलाती है। तो देखो अपने को RF क्या दे रखा है, 1/1000 दे रखा है, 1/1000 का RF दे रखा है। मतलब एक है जो मैप का, एक अगर mm लेता हूँ मैं, 1 mm लेता हूँ अगर मैप का, तो ग्राउंड के 1000 mm को इंडिकेट करेगा वो। और मैप का अगर 0.1 mm है, लिस्ट काउंट अपना कितना है 0.1 mm, मतलब मेरे को ये देखना है कि 0.1 mm है वो ग्राउंड की कितनी दूरी को इंडिकेट करती है। तो 0.1 का निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1000 × 0.1 कर दोगे तो 100 mm आ जाएगा। मतलब आप 100 mm की दूरी ग्राउंड पर आप प्लॉट कर सकते हो। 100 से 50 mm है ना, तो उसको प्लॉट नहीं कर पाओगे। उसके लिए प्लॉट भी करोगे तो आपकी लाइन तो 0.1 mm की ही आएगी। इससे छोटी दूरी तो अपने पढ़ ही नहीं सकते, प्लॉट ही नहीं कर सकते। तो आपका 100 mm ही इसकी एक्यूरेसी है। इससे छोटी दूरी को अपने प्लॉट करना संभव नहीं है। तो आप जब मेजरमेंट लोगे तो उसके अंदर आप 100 mm तक की दूरियों को मेजर करोगे। अगर आपका मान लो मेजर करते करते कहीं 1150 आ गया, तो 1150 mm का मतलब वो 1200 ही आएगा, मतलब क्योंकि उसमें आपका 100 तक का पढ़ सकता है, 50 को वो पढ़ ही नहीं सकते। अगर आप प्लॉट करोगे तो प्लॉट करने में आपकी जो लाइन आएगी वो थोड़ी बड़ी आएगी, 0.1 mm की आएगी। तो ये एक्यूरेसी इसके अंदर 100 mm। तो मिनिमम जो दूरी, ग्राउंड की मिनिमम दूरी जो लिस्ट काउंट के द्वारा प्रदर्शित की जाती है वही आपकी एक्यूरेसी कहलाती है लेंथ मेजरमेंट में। तो आपका 100 mm आंसर आ जाएगा। 100 mm दे नहीं रखा, इसका मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.1 मीटर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एंड इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज। तो इसके लिए आप दो बातें याद रखना। एक तो देखो ट्रू एरर होती है, ट्रू एरर होती है जो होती है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। किसी भी क्वांटिटी का जो वास्तविक मान है और उसका जो ऑब्जर्व किया गया मान है, उनका जो डिफरेंस है वही आपका ट्रू एरर कहलाती है। एक होती है आपकी रेजिडुअल एरर, आपने जो वैल्यू ऑब्जर्व कर रखी है किसी क्वांटिटी की, और जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। देखो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का मतलब किसी क्वांटिटी का ऐसा मान जिसके सही होने के चांस अन्य मानों की तुलना में ज़्यादा है। जैसे मान लो आपने 6 बार ऑब्जर्वेशन ली है, तो मीन वैल्यू होगी वो आपकी सबसे ज़्यादा सही है, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी आपकी मीन। तो रेजिडुअल एरर क्या होती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो रेजिडुअल एरर कहलाती है। तो यहाँ पर यही पूछ रखा है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एंड इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, तो आपका रेजिडुअल एरर कहलाएगा वो। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका डी। ज्योमेट्रिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्विंग बिकॉज ऑफ। तो सर्वे को अगर क्लासीफाई करें तो उसका जो प्रारंभिक क्लासिफिकेशन होता है, जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है, प्रारंभिक क्लासिफिकेशन होता है, प्राइमरी क्लासिफिकेशन करें सर्वे को, तो देखो या तो वो प्लेन सर्वे होगा जैसा कि इसमें दे रखा है, डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन सर्विंग,
एक तो आपका प्लेन सर्विंग होगा, दूसरा जेनेटिक सर्विंग होगा। अपन लोग बेसिकली जो करते हैं ना वो प्लेन सर्विंग करते हैं, क्योंकि अपने अर्थ की सरफेस को फ्लैट मान के करते हैं। जब देखो एरिया बहुत पृथ्वी है जो इस तरह से ऑब्लेट स्फेरोइड शेप की है, जो चपटी है, यहाँ पर ये जो चपटी है इस तरह से, ये देखा जाए इसके वाला पार्ट है, ये थोड़ा चपटा है इस तरह से, या यूँ कह सकते हो आप थोड़े इस तरह से। तो आप अगर देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ एरिया लेता हूँ और इस एरिया में ये आपका जो कर्वड पार्ट है इसको आप बिल्कुल फ्लैट मान सकते हो, क्योंकि इसमें आपकी जीवा और चाप में कोई फर्क नहीं है। लेकिन बिंदु अगर यहाँ और यहाँ लेता हूँ तो आपकी कर्वड में और जो आपकी स्ट्रेट लाइन है उनमें डिफरेंस आएगा। इस एरिया, बड़े एरिया का सर्वे करते टाइम आप इस लाइन को ये लाइन के बराबर नहीं मान सकते, मान लिया तो आपकी एरर आई, क्योंकि इनमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन बहुत छोटा सा एरिया है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो अपने एक छोटे से एरिया की बात करें, अपने एक पर्टिकुलर किसी सिटी का छोटा सा एरिया बात करें, उस सिटी के अंदर आपकी जो अर्थ की जो सरफेस है वो कर्वड ने मानकर बिल्कुल अपने फ्लैट मान के ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली अपन लोग जो सर्वे करते हैं अपने ये मान लेते हैं कि फ्लैट है। तो फ्लैट मान के जो सर्वे किया जाता है वो तो कहलाता है प्लेन सर्विंग, और जो उसमें कर्वड मान का जो सर्वे किया जाता है वो कहलाता है जेनेटिक। अर्थ की कर्वेचर को इसमें कंसिडर किया जाता है, इसमें अर्थ की कर्वेचर को इग्नोर कर दिया जाता है। तो लगभग देखो 260 वर्ग किलोमीटर तक के एरिया के लिए तो आपका प्लेन सर्वे किया जाता है, और 260 से ज़्यादा के लिए आपका जेनेटिक सर्वे है वो किया जाता है। तो यहाँ पर देखो जेनेटिक सर्विंग डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्विंग। जेनेटिक सर्वे है वो प्लेन सर्वे से भिन्न है, क्यों है? बिकॉज ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की वक्रता के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सबसे इसमें बेस्ट है, क्योंकि देखो इसकी डेफिनेशन ही मेनली कर्वेचर से ही दी जाती है कि अर्थ की कर्वेचर को कंसिडर किया जाता है या नहीं किया जाता, उसी हिसाब से आपका प्लेन और जेनेटिक सर्वे होता है। 6 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका ए। 13 नंबर, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज्ड इन द सर्विंग बिकॉज प्लॉटिंग बिकम्स ईजी। प्लॉट करना बहुत आसान हो जाता है, सर्वे को आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है, त्रुटियों का संचयन रुक जाता है, यह सभी। देखो अगर अपने एक सर्वे का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, सर्वे कभी भी किया जाता है तो उसमें वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का सिद्धांत अपनाया जाता है। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब जब भी सर्वे किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप छोटे से भाग से स्टार्ट करोगे। पहले जैसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग है या सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, वो पहले की अर्थ की सरफेस पर कंट्रोलिंग पॉइंट स्थापित करेगा, पूरे कंट्री का सर्वे करेगा। उसके बाद मेजर कंट्रोलिंग पॉइंट स्थापित हो गए तो उनके सापेक्ष आगे का छोटे एरिया का सर्वे है वो किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि पहले एक पर्टिकुलर सिटी का कर लिया, उस सिटी के बाद फिर अगली सिटी का कर लिया, ऐसा नहीं होता। पहले हॉल को लिया जाता है। जब भी सर्वे किया जाता है, जिस एरिया का सर्वे करना होता है तो पहले उसकी पूरी बाउंड्री को कवर किया जाता है। ठीक, ऐसा नहीं कि आपको उसका भाई आपको ये एरिया का सर्वे करना है, ऐसा नहीं कि आप हाँ भाई इतना से एरिया लेके मैं इसका सर्वे स्टार्ट कर दूँ। नहीं, आप क्या करोगे, इसकी पूरी बाउंड्री को कवर करके पहले और फिर इसका सर्वे करोगे, फिर इसके अंदर आप छोटे से छोटे में जाओगे। इससे क्या होता है, आपकी जो त्रुटियाँ होती हैं ना, या यूँ कहो कि एक भाग में आने वाली एरर होती है वो दूसरे भाग को प्रभावित नहीं करती। अगर आप देखो इसके सापेक्ष अगर मान लो इसके सापेक्ष इस एरिया का सर्वे कर रहे हो, इसमें एरर E1 है तो इसमें एरर और बढ़ जाएगी E2, इसके सापेक्ष आगे वाले का कर रहे हो तो E3, त्रुटियाँ बढ़ती जाएंगी। ठीक है, लेकिन आप हॉल में करोगे तो आपकी त्रुटियां संचित नहीं होंगी, त्रुटियां रुक जाती हैं, क्योंकि एक भाग में आने वाली एरर है वो दूसरे भाग को प्रभावित नहीं करती, वो इंडिविजुअली रह जाती है। तो ये वर्किंग फ्रॉम हॉल टू पार्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका त्रुटियों का जो संचयन है वो रुक जाता है। प्लॉटिंग काम ईजी नहीं होता, प्लॉटिंग करने में तो वही टाइम लगेगा। सर्वे वर्क इजीली कंप्लीट हो जाएगा। इजीली क्यों होगा, सर्वे वर्क करने में उतना ही टाइम लगेगा, चाहे हॉल टू पार्ट करो, पार्ट टू हॉल करो, टाइम तो उतना ही लगना है। हाँ, त्रुटियों का संचयन है जो अक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स वो रुक जाएगा, या एक भाग में आने वाली एरर होगी दूसरे भाग को प्रभावित नहीं करेगी, इसलिए आपका जो अक्यूमुलेशन ऑफ एरर है वो प्रिवेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 देखो, एन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप टू 1/6 ऑफ ए डिग्री ऑन द मैन स्केल इज इक्विप्ड with a vernier having 19 main scale divisions divided into 20 parts. The correct least count of the instrument is। पहली बात देखो, एक वर्नियर क्या होता है, जो वर्नियर होता है वो क्या होता है। जैसे आपका ये मेन स्केल है, मान लो ये मेन स्केल है और इसके द्वारा अपने की दूरियां पढ़ रहे हैं, ये मान लो, ठीक है, इस तरह से मान लो दे रखा है
ये एक छोटी सी दूरी है, वो मान लो mm को इंडिकेट कर रही है। अब अपने 51 mm, 52 mm, 53 mm इस तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मेरे को mm का भी छोटा भाग पढ़ना है, मुझे से मान लो 50.2 mm पढ़ना है, 0.2 को ये मेन स्केल नहीं पढ़ पाएगा, तो अपने क्या करेंगे, एक इसकी लंबाई के सहारे एक स्लाइडिंग स्केल छोटा और लगा देंगे। उसकी सहायता से क्या होगा, इसका जो भिन्नात्मक भाग है, जो आंशिक भाग है, ये सबसे छोटी यूनिट मेन स्केल की जो सबसे छोटी डिवीज़न है ना, जो जैसे mm है, उस mm का भी 10वां भाग अपने को पढ़ना है, मतलब 0.1 mm पढ़ना है, तो आप इसका सहारा लोगे। तो वर्नियर क्या होता है, मेन स्केल की लंबाई के सहारे लगा हुआ एक छोटा स्लाइडिंग स्केल, जिसका यूज़ मेन स्केल के सबसे छोटे भाग या मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीज़न के आंशिक भाग या भिन्नात्मक भाग को पढ़ने के लिए किया जाता है, इसकी सहायता से पढ़ा जाता है। ठीक है। और इसका जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, लिस्ट काउंट का मतलब वह छोटी से छोटी रीडिंग जिसको अपने इसकी सहायता से, वर्नियर की सहायता से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 0.1 mm पढ़ रहा हूँ, तो 0.1 mm क्या होगा, इसका लिस्ट काउंट होगा। और लिस्ट काउंट के लिए देखो, आपको याद रखना, मेनी छोटी से छोटी रीडिंग जिसको वर्नियर की सहायता से पढ़ा जा सकता है, वो आपका लिस्ट काउंट कहलाता है। लिस्ट काउंट के लिए आप याद रखना, जो मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीज़न है, मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीज़न है वो, और वर्नियर की जो सबसे छोटी डिवीज़न है वो, ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीज़न, वर्नियर स्केल की सबसे छोटी डिवीज़न, इन दोनों का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है ना, वही आपका लिस्ट काउंट होता है। सबसे छोटी रीडिंग जो आप पढ़ सकते हो इसकी सहायता से, वो कौन सी होती है, मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीज़न और वर्नियर स्केल का सबसे छोटा डिवीज़न, उसका डिफरेंस है, वो पढ़ सकते हो। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये बड़ा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, S/N, लिस्ट काउंट के लिए S/N। ठीक है। S क्या है यहाँ पर, मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीज़न, जैसे 1 mm है यहाँ पर, और N का मतलब नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन द वर्नियर, आपके वर्नियर पर कितने डिवीज़न है, तो आपके जैसे मान लो 10 हैं, तो मैंने 10 कर दिया, तो आप 0.1 mm की रीडिंग है, इसकी सहायता से पढ़ सकते हो, S/N का फॉर्मूला। देखो, इसको बनाने के लिए दो तरीके होते हैं। इसके या तो 10 डिवीज़न होते हैं ना, मेन स्केल के जो 10 डिवीज़न होते हैं, वो इसके या तो उसकी जो लंबाई होती है वो या तो इसके 9 डिवीज़न के बराबर कर देते हैं। मतलब अपने क्या करते हैं, इस 9 डिवीज़न के बराबर की लंबाई का स्केल लेके उसके 10 भाग कर देते हैं। ठीक है। या फिर क्या करते हैं, इसके 11 भाग हैं, जो मेन के 11 भागों की लंबाई के बराबर वर्नियर की लंबाई लेकर और फिर उसके 10 भाग कर देते हैं। मतलब वर्नियर के 10 हैं, या तो मेन के 9 के बराबर होंगे या 11 के बराबर होंगे, या को इसके n है, या तो n-1 के बराबर होंगे या n+1 के बराबर होंगे। वर्नियर के n, मेन के n-1 या n+1 डिवीज़न की जो लंबाई होगी बिल्कुल बराबर होगी, इस तरह से बनाया जाता है इसका, और इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। अब क्वेश्चन भी अपना हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, एक कोण मापक यंत्र है, रीडिंग अप टू 1/6 ऑफ ए डिग्री ऑन द मेन स्केल इज इक्विप्ड विद वर्नियर हैविंग 19 मेन स्केल डिवीज़न। मतलब वर्नियर की जो लंबाई है वो 90 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है। ठीक है। वर्नियर की जो लंबाई है वो 19 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है, डिवाइडेड इनटू 20%, और जिसके मैंने 20 भाग कर रखे हैं, वर्नियर के 20 किए गए हैं। ठीक है। तो लिस्ट काउंट, तो S बराबर आप S/N कर दो लिस्ट काउंट के लिए। सबसे पहली बात है, देखो, अगर मैं मेन स्केल की बात करूं तो उसको एक डिग्री को 6 भागों में बांटा गया है। 1 डिग्री का छठा भाग है वो मेन स्केल की सहायता से पढ़ा जा सकता है, लिखा ना, एन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप टू 1/6 ऑफ डिग्री ऑन दी मेन स्केल। मेन स्केल पर 1 डिग्री का छठा भाग है वो पढ़ा जा सकता है। तो मेन स्केल की जो सबसे छोटी डिवीज़न है ना, वो 1/6 डिग्री की हो गई। ठीक है। और नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन द वर्नियर कितने हो गए, 20, और उसके मैंने 20 भाग करने आ गए, तो 20 भाग इसके हो जाएंगे इस तरह से। अब इसके मैं अगर वो ज्ञात करूं डिग्री का, अगर अब मुझे ये आंसर डिग्री में आएगा, अगर इससे कैलकुलेट करोगे, अगर मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको किस में, मिनट में, तो मैं 60 से कर दूंगा, और सेकंड में करनी है तो 60 से और गुणा कर दो, तो आपका ये 3, ये 2 और ये 30, तो 30 सेकेंड लिस्ट काउंट हो गया उसका। ठीक है। S/N का फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो 30 सेकेंड, तो B आंसर आ जाएगा।
230 नंबर क्वेश्चन देखो, ए प्लॉट ऑफ लैंड 60 मीटर एंड 20 मीटर इज मेजर्ड बाय स्टील टेप if the standard error of length and width measurement is taken as plus minus 1 centimeter, then the standard error of the area of the plot would be। तो देखो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो सिविल सर्विसेज 93 के अंदर आया है, विदाउट कैलकुलेटर